हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 14 दिसंबर के दिन हम डिस्कस करेंगे पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, अदरवाइज डिसलाइक करें। अगर आपको लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पर डीआरडीओ ने डेवलप किया है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी को, जिसकी की सक्सेसफुल ट्रायल कंप्लीट की गई हैदराबाद स्थित 2 डीआरडीओ लैब के बीच में। तो यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की टीम को कॉन्ग्रेचुलेट किया है इस सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। देखिए, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो टेक्नोलॉजी जो है उसको डेवलप किया है CAIR यानी कि सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स के द्वारा। देखिए, ये CAIR जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में इन्वॉल्व होती है, यानी कि जो भी इंटेलिजेंस, रोबोटिक, कमांड कंट्रोल, इस तरह की जो भी चीज़ें होती है इसमें CAIR का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पर क्वांटम कम्युनिकेशन जो इस्टेब्लिश की गई है, जिसमें कि यूज़ किया गया है टाइम बीन क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम का, तो इसको एक रियलिस्टिक कंडीशन के अंडर परफॉर्म किया गया है। यानी कि एक तरह से यहाँ पर जो कहा गया था कि 2 लैब के बीच में ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश की गई है, तो ये बिल्कुल ही रियलिस्टिक वे में की गई है। यानी कि दोनों लैब ने एक तरह से एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया। उसके बाद एक थर्ड पार्टी को वहां पर इन्वॉल्व किया गया, यानी कि इन दोनों के बीच में जो इनक्रिप्टेड बातें हो रही थी उसको डिक्रिप्ट करने की वो थर्ड पार्टी कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर जो इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन दोनों के बीच में शेयर की गई, जो कि एक फाइबर ऑप्टिकल चैनल के थ्रू की गई थी, तो जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी वो उसको लीक करने में या उसकी जासूसी करने में असक्षम रहा। तो एक तरह से ये सक्सेसफुली एक इस ट्रायल को पूरा कर लिया गया है डीआरडीओ के द्वारा। तो इसकी जो रेंज बताई जा रही है वो 12 किलोमीटर की रेंज है और 10 डेसिबल ऑटिनेशन है इस सिस्टम के अंदर। देखिए, इस सिस्टम में कंटिन्यूअस वेव लेजर सोर्स का यूज किया गया है ताकि फोटोन्स को जनरेट किया जा सके। और इसकी जो टाइमिंग है वो भी काफ़ी कम है, यानी कि पिको सेकंड में इस तरह के सोर्स को जनरेट किया जाता है। तो यहाँ पर सिंगल फोटोन अवलांच डिटेक्टर ने जो भी अराइवल हो रही थी फोटोन की, उसके रेट को रिकॉर्ड किया और ये जो रेट है उसको अचीव किया गया है इन रेंज ऑफ kbps विथ लो क्वांटम बिट एरर रेट। अब सिग्निफिकेंस क्या है इसकी उसको जान लेते हैं। देखिए, ये जो वर्क किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, यानी कि ये जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश की गई है इनके द्वारा, जहां पर कि एक तरह से इंक्रिप्शन की गई है और सिक्योर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश की गई है, तो इसको इन फ्यूचर यूज किया जा सकता है स्टार्टअप और जो भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हैं इन द डोमेन ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उनको इनेबल करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है फ्यूचर में। इसके अलावा ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे डिफेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि देखिए डिफेंस में क्या होता है कि जो चीज़ें होती हैं काफ़ी सिक्योरिटी उसमें होती है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है डिफेंस में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो वो इनक्रिप्टेड चीज़ें भी वहाँ पर डिक्रिप्ट कर ली जाती हैं, उसकी ईव ड्रॉपिंग कर ली जाती है। तो उसको एक तरह से इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो भी सीक्रेट मिशंस हैं या जो भी सीक्रेट कोडिंग्स हैं उनको सिक्योरली परफॉर्म किया जा सकता है डिफेंस के द्वारा भी। तो इन फ्यूचर ये काफ़ी हेल्पफुल होगा हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए भी। अगली न्यूज़ है आंध्र प्रदेश स्थित सिटी इलूरू के बारे में। तो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी ने यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के सामने अपनी चिंता जाहिर की है जो भी हेल्थ सिचुएशन है इलूरू के अंदर। तो यहाँ पर काफ़ी लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं और उनकी जो हेल्थ इश्यूज हैं वो काफ़ी ख़राब है। यहाँ पर लोग सफ़र कर रहे हैं डिजीनेस से, फेंटिंग से, इसके अलावा हेडेक और उनको वोमिटिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो इस जो बीमारी है इसको डायग्नोस नहीं किया जा पा रहा है, ऐसी सिचुएशन इनकी यहाँ पर बनी हुई है। तो इसको लेकर के यहाँ पर हेल्थ सेक्रेटरी ने अपनी चिंता जाहिर की है। देखिए, इलूरू जो है वो ऐसी सिटी है जो कि जिसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। देखिए, इलूरू एक आंध्र प्रदेश की सिटी है जिसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है। तो ये सिटी जो है वो तमिलवेरू रिवर पे स्थित है और यहाँ पर जो इलूरू कनाल है फ्रॉम कृष्णा एम्प्टी इनटू कोलेरू लेक नियर द सिटी, ये सिटी जो है वो जानी जाती है अपने वूल पाइल कारपेट्स के लिए और जो भी हैंड विवन प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए। तो ये थोड़ी छोटी सी न्यूज़ थी।
अगली न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के बारे में। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने यहाँ पर एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है बर्डिंग इन इंडिया, जिसको कि देखो अपना देश वेबिनार सीरीज के अंडर ऑर्गेनाइज किया गया। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने देखो अपना देश वेबिनार सीरीज को टाइटल किया बर्डिंग इन इंडिया के नाम से, जिसको कि 12 दिसंबर 2020 में के दिन शुरू किया गया, जिसका फोकस है बर्ड और बर्डिंग अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। यानी कि देखिए इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो वर्ल्ड की रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी में से एक है, क्योंकि यहाँ देखिए हिमालय, डेजर्ट, कोस्ट, रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल आइलैंड और इस तरह की जो सारी इको रीजन है वो यहाँ पर पाई जाती है। और कहा जाता है कि इंडिया जो है वो 1300 एक्जॉटिक बर्ड स्पीशीज या इससे भी ज़्यादा बर्ड स्पीशीज का एक तरह से होम है। और यहाँ पर जो बर्ड्स पाई जाती हैं उनमें रोलर हॉर्नबिल्स, सॉरस क्रेन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वुडपेकर, किंगफिशर और इस तरह की काफ़ी प्रजातियाँ उनकी हैं जो इंडिया में पाई जाती है। तो यहाँ पर जो देखो अपना देश वेबिनार सीरीज है उसका एफर्ट है कि जो इंडिया की रिच बायोडाइवर्सिटी है उसको शोकेस किया जाए अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत के। तो यहाँ पर जो स्पिरिट है एक भारत श्रेष्ठ भारत की उसको इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू कंटिन्यूसली स्प्रेड किया जाएगा। कि इस वेबिनार को प्रेजेंट किया गया मिस्टर सौरभ सावंत, जो कि एक नेचुरलिस्ट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और फिल्म मेकर हैं, जिनका इंटरेस्ट है इस तरह की जो बर्ड से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको स्टडी करना और डॉक्यूमेंट करना। जो भी लेसर फौना है यानी कि पेड़ पौधे हैं, सॉरी जो भी बर्ड स्पीशीज़ हैं उनको, बर्ड की जो रोल देखी रही है इंडियन कल्चर में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है। बर्ड्स हमारे माइथोलॉजी से भी काफ़ी एसोसिएटेड रहे हैं और कई सारे गॉड और गॉडेस जो हैं उनके एक तरह से वाहन यानी कि व्हीकल्स के तौर पे भी उसका यूज़ किया जा गया है। इसके अलावा जो एंशियंट टाइम में भी जो रॉक पेंटिंग की जाती थी उसमें, इसके अलावा मॉडर्न एरा पेंटिंग में जो मुगल पेंटिंग थी वहाँ पर भी बर्ड्स जो है वो इस पेंटिंग का इंटीग्रल पार्ट रही है। इसके अलावा बर्ड्स जो हैं वो आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिक तक डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में पाई जाती हैं और जो भी डिफरेंट बायोडाइवर्सिटीज़ हैं वो भी उनका हैबिटेट रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है। जो भी नेचर का अगर एजुकेशन करना है तो उसमें बर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। इसके अलावा अप्रोक्स 11,000 बर्ड स्पीशीज़ अराउंड द वर्ल्ड पाई जाती है, जिसमें से कि 13,000 स्पीशीज से ज़्यादा इंडिया में पाई जाती है। इसके अलावा जो बर्डिंग टूरिज्म है वो एक बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है अक्रॉस द ग्लोब। देखिए मिलियन ऑफ इंटरनेशनल ट्रिप जो है वो हर साल किए जाते हैं, जिसका मेन पर्पस होता है बर्डिंग एंड इंडिया। तो काफ़ी ह्यूज पोटेंशियल रखता है ये सेक्टर इंडिया के लिए भी, क्योंकि जो इंडिया की जो बायो ज्योग्राफी है वो काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पर टेरेंस से लेकर के ट्रांस हिमालय टू डेजर्ट, वेस्टर्न घाट और डिफरेंट पेनिनसुला भी फाउंड किए जाते हैं। इसके अलावा 91,000 स्पीशीज ऑफ मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबियन और बटरफ्लाई जो है वो इंडिया के अंदर पाई जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट है यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है। इसके अलावा डिफरेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो इस तरह की स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करने में और इन्वायरमेंट के लिए यहाँ पर जो अवेयरनेस है उसको क्रिएट करने के लिए काम कर रही है। इसके अलावा जो बर्ड्स हैं उनके लिए एक फॉर्मल साइंटिफिक स्टडी भी की जाती है जिसको ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पर बर्ड की जो भी बिहेवियर है उसको आइडेंटिफाई किया था, उस पर उसको वॉच किया जाता है और यहाँ पर जो बिहेवियर है उसको रिक्रिएट किया जाता है। तो ये जो हॉबी है वो अभी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, स्पेशली अगर यंग एज ग्रुप की बात की जाए तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, पॉपुलर हो रही है। इसके अलावा इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पर एक तरह से कहा जा रहा है कि अगर टूरिज़्म को इससे कनेक्ट कर दिया जाए और लोकल कम्युनिटीज़ को इसमें इन्वॉल्व किया जाए तो जो इम्पोर्टेंस है एक भारत श्रेष्ठ भारत को डिफरेंट लोकल कम्युनिटी से कनेक्ट करने का और जो इंडिया की कल्चर है उसको समझने का, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा अगर इस तरह की चीज़ें परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ पर जो देखो अपना देश वेबिनार सीरीज़ है उसको प्रेजेंट किया गया है टेक्निकल पार्टनरशिप में नेशनल ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर। अगली न्यूज़ है जेवियर शॉवेट इंटरनेशनल बैंक के बारे में। उन्होंने इंडिया की जो एफर्ट है टुवर्ड्स रिवर रिजुविनेशन और क्लीनलीनेस तो उसको यहाँ पर अपलाउड किया है। तो जो भी यूएस की कंपनीज हैं वो यहाँ पर अप्रोच कर रही है इंडिया को एज ए पार्टनर के तौर पर जो भी
टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशन का फील्ड है उसको यहाँ पर एक्सेलरेट करने के लिए इंडियन मार्केट के अंदर। तो देखिए पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखी जा रही थी यूएस कंपनीज़ की। इसके अलावा यहाँ पर स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ भी इनका अप्रोच काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो इस तरह से ये कंपनीज़ है जो इंडिया को एज ए पार्टनर यहाँ पर अप्रोच कर रही हैं। तो यहाँ पर जो सेशन हुआ डिजिटल वाटर का, तो यहाँ पर मिस्टर रवि कोटा जी जो कि मिनिस्टर हैं इकोनॉमिक एम्बेसी ऑफ इंडिया के वॉशिंगटन के अंदर, तो उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो एक अच्छा एलाई हो सकता है इंडिया का जो डिजिटल फाउंडेशन है वाटर सेक्टर के अंदर उसके लिए। तो यहाँ पर जेवियर शॉवेट जो कि सीनियर वाटर एंड सैनिटेशन स्पेशलिस्ट हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के, तो उन्होंने कहा कि जो बैंक है वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड है इंडिया की जो अभी जो काम है उसको लेकर के। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले जो उनका थॉट था तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो 550 मिलियन पीपल हैं वो उन्होंने स्टॉप कर दिया है ओपन डेफिकेशन को इंडिया के अंदर। तो उन्होंने कहा है कि ये एक मैसिव शिफ्ट है इंडिया गवर्नमेंट के जो अप्रोच है उसको लेकर के, क्योंकि यहाँ पर जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ही सिर्फ नहीं रहा है बल्कि यहाँ एक तरह की जो बिहेवियरल चेंज है लोगों के अंदर उसके तरफ किया गया है। क्योंकि देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट रही है गवर्नमेंट की, जैसे कि यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी को भी इन्वॉल्व किया गया कि वो लोगों को एक तरह से अवेयर करे कि जो ओपन में जो डेफिकेशन की जाती है यानी कि शौच किया जाता है उसके बारे में उन्होंने किस तरह से लोगों को बताया कि इससे किस तरह की बीमारियां हो सकती है और क्या खतरा है। जैसे उन्होंने एक रेलवे प्लेटफॉर्म के पास वाला भी एक ऐड किया था तो उसमें भी लोगों को अवेयर किया था। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा बिहेवियरल चेंज हुआ है, तो उसको लेकर के इंडिया की अपलाउड की गई है इनके द्वारा। इसके अलावा इन्होंने एम्फेसाइज किया जो इम्पोर्टेंस है डेटा की उसके बारे में। उन्होंने कहा कि जो प्रॉब्लम है उसको तब तक सॉल्व नहीं किया जा सकता जब तक कि हम जो डेटा है उसकी इम्पोर्टेंस को ना समझ लें और उसको क्वांटिफाई ना करें। तो उन्होंने यहाँ पर इंडिया के जो प्रयास हैं इस डायरेक्शन में उसको भी यहाँ पर एक तरह से उसकी भी सराहना की है। इसके अलावा मिस्टर ब्रेन ने ग्रम्बल जो कि सेक्रेटरी इन्वायरमेंट मेरीलैंड है, उन्होंने भी यहाँ पर स्ट्रेस दिया कि जो भी नेशंस हैं उनको यहाँ पर चाहिए कि वो एक दूसरे के एक्सपीरियंस को शेयर करें। और उन्होंने बताया कि जो इक्विटी है वाटर की वो काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल है। और उन्होंने जो सक्सेस स्टोरी है यूएस की क्लीन वाटर एक्ट की तो उसको भी यहाँ पर शेयर किया। इसके अलावा यहाँ पर इंडिया ने अपनी जो जल जीवन मिशन जिसको लॉन्च किया था जिसका गोल था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू ऑल, तो इसको भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो नमामि गंगे मिशन है जिसका कि एडवांटेज है 2 फैक्टर को लेकर के, यानी कि पॉलिसी और दूसरा फाइनेंस। तो इस चीज़ को लेकर के नमामि गंगे मिशन का भी एक अपना एडवांटेज रहा है। तो यहाँ पे जो डिस्कशन ऑर्गेनाइज की गई है वो एज ए पार्ट ऑफ 5th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट के तौर पे की गई है बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी कि NMCG और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज़ के द्वारा। तो यहाँ पर जो एट्रीब्यूट हैं नमामि गंगे मिशन के सक्सेस को लेकर के, तो उसके लिए यहाँ पर जो भी वॉलंटियर्स थे, एकेडमिशियंस थे और जो भी सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी जो काम है उसकी सराहना की गई है जो भी क्लीनिंग गंगा जो प्रोजेक्ट थी उसके अंदर। तो यहाँ पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो विजन था उसको भी एक तरह से यहाँ पर मेंशन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा। अगली न्यूज़ है IFSCA के बारे में। IFSCA ने नोटिफाई किया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी यानी बुलियन एक्सचेंज रेगुलेशन 2020 को। तो यूनियन बजट जो आया था 2020 का उसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमन ने एक अनाउंसमेंट की थी कि वो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को सेटअप करेंगी एट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो कि गुजरात की गिफ्ट सिटी गांधीनगर के अंदर है। तो वहाँ पर उन्होंने इसको सेटअप करने की बात की थी। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया है बुलियन स्पॉट डिलीवरी कॉन्टैक्ट और बुलियन डिपोजिटरी रिसीट को एज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट और जो रिलेटेड सर्विसेज हैं उनको एज फाइनेंशियल सर्विस के तौर पर अंडर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019 के अंडर। तो यहाँ पर जो
सीए है उसको एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है जो भी एक्सचेंज से रिलेटेड ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करने की। तो इस रिगार्ड में जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी यानी कि बुलियन एक्सचेंज रेगुलेशन 2020 है, उन्होंने अप्रूव किया है इस अथॉरिटी को अपनी मीटिंग जो उन्होंने की थी 27 अक्टूबर के दिन, उसके अंदर। तो ये जो रेगुलेशन है उसको नोटिफाई और पब्लिश किया गया है गैजेट ऑफ इंडिया के द्वारा 11 दिसंबर 2020 के दिन। देखिए ये जो रेगुलेशन है इसके अंदर जो बुलियन एक्सचेंज है वो कवर करेगा जो भी क्लियरिंग, कॉरपोरेशन, डिपोजिटरी और वॉल्ट है उसको। तो ये रेगुलेशन जो है इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है 16 चैप्टर्स के अंदर। तो जो फर्स्ट हाफ है इस रेगुलेशन का उसमें डील किया जाएगा जो भी एक्सचेंज और क्लियरिंग, कॉरपोरेशन रिलेटेड चीज़ें हैं उससे। इसके अलावा जो सेकंड हाफ है वो पर्टेन करेगा वॉल्ट और डिपोजिटरी और इससे जो भी रिलेटेड प्रोविजन है उसको। तो ये थी आज की पूरी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।